हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू निकाली थी, बट रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, कैसे उसका इफेक्ट पड़ता है, कोई फोर्स से कैसे अलग है, उसके बारे में हमने बात नहीं किया था। तो आज हम रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम रिजिड बॉडी के बारे में भी बात करेंगे कि बॉडीज हमारी कैसी होती है, रिजिड बॉडी हम लोग लेके चलते हैं वो क्या होती है, रिजिड बॉडी क्या होती है, प्लस फोर्स की हम यूनिट के बारे में जानेंगे। और लास्ट हमारा एक प्रिंसिपल आता है जो होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि रिजिड बॉडी हमारी क्या होती है। देखिए, बॉडी की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि बॉडी हमारी बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, इलास्टिक बॉडी, रिजिड बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, बट हम यहाँ पर केवल रिजिड बॉडी को ही लेके चलते हैं। तो रिजिड बॉडी हमारी होती क्या है एक्चुअली में, रिजिड बॉडी और इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी क्यों क्यों हम अलग बोलते हैं, तो हम यहाँ पर मैकेनिक्स में केवल रिजिड बॉडी की बात करेंगे। तो रिजिड बॉडी की जब हम बात करते हैं, रिजिड बॉडी की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि बॉडी हमारी क्या होती है, कोई एक शेप होती है, मींस जिसका कोई वेट होता है। ये मान लीजिए हमारी कोई बॉडी है, या फिर ये हमारी कोई बॉडी है, इसकी कोई शेप होगा, इसका कोई वेट होगा, और इसमें अलग अलग पॉइंट होंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट पार्टिकल से मिलकर बने होंगे ये। तो ये हमारी होती है बॉडी। बट रिजिड बॉडी क्या होती है, देखिए, जब हम इस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, मींस हम इस बॉडी पर कोई फोर्स लगाएंगे, तो इस फोर्स के कारण अगर ये बॉडी हमारी डिफॉर्म होगी, डिफॉर्म मींस कि इसका साइज या शेप कुछ ना कुछ चेंज होगा। जैसे कि ये बॉडी अभी हमारी इस पे ऐसे, अगर हम इस पे कोई फोर्स F लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने के बाद हमारी ये बॉडी क्या कर रही है कि साइज बदल ले रही है। मान लीजिए वो साइज हमारी कुछ ऐसे हो जा रही है, या फिर किसी भी टाइप की हमारी शेप हो सकती है, या फिर उस बॉडी की साइज हमारी कुछ चेंज होकर कम हो जाएगी। देखिए, फोर्स लगाने के कारण जो हमारी बॉडी की साइज और शेप बदल जा रही है। बट रिजिड बॉडी हमारी एक ऐसी बॉडी होती है कि अगर हम उस फोर्स को, मान लीजिए हमने उस बॉडी पर कोई फोर्स लगा दिया, एफ फोर्स, हमने जैसे यहाँ बोला कि हमने एफ फोर्स इस बॉडी पे लगा दिया, और अगर उस एफ फोर्स को हम हटा भी दे रहे हैं, बाद में फोर्स को हटाने के बाद हम देख रहे हैं कि बॉडी अपनी शेप बदल ले रही है, मींस बॉडी जब अपनी शेप वापस अपने रिटर्न उसी शेप में आ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। बट रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी ये होती है कि हमने किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाया, इस बॉडी पे हमने कोई फोर्स लगाया, इस पर फोर्स लगाने से हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी इंटरनल चेंज नहीं आ रहा है। मींस बॉडी पे हमने एफ फोर्स जो लगाया था, बाद में भी हमने देखा उस बॉडी पे वही फोर्स अप्लाई होने के बाद भी वो बॉडी वैसी की वैसी ही है, तो इसे हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। मींस कि बॉडी पे हमने कोई फोर्स लगाया, मान लीजिए हमने बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, उस 10 न्यूटन के फोर्स के कारण हमारी बॉडी कोई शेप नहीं लेती, मतलब चेंज, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो वो चेंजेस ना आने का रीजन है कि वो बॉडी हमारी रिजिड है। ठीक है, बट अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि रिजिड बॉडी क्या ऐसा होती है, वाकई में ऐसा होती है, बट ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। किसी भी बॉडी पर हम अगर कोई फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी में कुछ ना कुछ तो चेंज आता ही आता है, थोड़ा बहुत भी चेंज आएगा जो हमारी आई के हिसाब से दिखाई नेग्लिजिबल होगा, बट उसके अंदर अगर हम किसी मैक्रोस्कोप या फिर किसी भी स्कोप से देखते हैं तो बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत भी चेंजेस आता ही है। तो सबसे बड़ी पॉइंट हमारी यहाँ से निकल के आती है कि रिजिड बॉडी इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली रिजिड बॉडी इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, रिजिड बॉडी मीन्स परफेक्टली रिजिड बॉडी। ठीक है, परफेक्टली रिजिड बॉडी हमारी पॉसिबल नहीं है। अगर परफेक्टली नहीं पॉसिबल है मीन्स वो रिजिड बॉडी है ही नहीं, कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंज आएगा, और चेंज आएगा तो वो या तो इलास्टिक बॉडी होगी या तो प्लास्टिक बॉडी होगी। देखिए, अब हम अगर इलास्टिक बॉडी की बात करते हैं तो हमारी इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी की बात हम हालांकि सोम में बात करते हैं, बट अगर यहाँ पर हम बताते हैं तो इलास्टिक थोड़ा बात करते हुए चलते हैं।
प्लास्टिक बॉडी और इलास्टिक बॉडी, देखिए इलास्टिक बॉडी वो बॉडियां होती हैं जिस पे हम अगर कोई फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स को अगर हम हटा देते हैं तो जो साइज और शेप में उसके चेंज आया रहता है ना, तो वो रीगेन कर जाती है। मीन्स कि बॉडी जो चेंज लाई रहती है अपने अंदर, उस फोर्स के कारण जो चेंज हुआ रहता है वो वापस उस चेंज को रीगेन करके फिर से वही साइज और शेप ले लेती है, ठीक है। और प्लास्टिक बॉडी हमारी वो बॉडी होती है कि जिस पे हम फोर्स लगा देते हैं, फोर्स लगाने के बाद उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन, जो साइज और शेप में चेंजेस आ जाता है, ठीक है। बट अगर हम उस फोर्स को हटा देते हैं तो उसके साइज और शेप जो पहले थी वो रिटर्न वापस नहीं आती है, जो चेंज हो जाता है उसी में बनी रहती है, ठीक है। बट अगर हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं तो रिजिड बॉडी में क्या है कि हम फोर्स जो लगा रहे हैं उस फोर्स के कारण उस बॉडी में कोई चेंजेस ही नहीं आ रहा है, बॉडी वैसी की वैसी ही रहती है, ठीक है। बात करते हैं अब हम लोग रिजल्टेंट फोर्स की। देखिए रिजल्टेंट फोर्स क्या है? रिजल्टेंट फोर्स वो फोर्सेस है कि मान लीजिए हमारी कोई बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, तो पॉसिबल क्या है कि अगर हम उस सारे फोर्सेस के इक्वल अगर एक सिंगल फोर्स लगा दे तो वो हमारा जो सिंगल फोर्स होता है वो रिजल्टेंट फोर्स होता है। कैसे? देखिए अगर हम इस बॉडी पे तीन नंबर ऑफ फोर्सेस मींस 1 2 3 4 5 इन सारे फोर्सेस के बराबर अगर एक सिंगल फोर्स लगा देते हैं तो वो सिंगल फोर्स हमारा रिजल्टेंट फोर्स होता है। मींस कि अगर हम कोई एक मान लीजिए रोप रस्सी है, उस रस्सी को हम 4 से 5 लोग मिलके खींच रहे हैं, बट एक ऐसा कोई हो जो उस रस्सी को सिंगल खींच दे, मीन्स जो हम 5 लोग मिलके उस रस्सी को खींच रहे थे बट वो बंदा सिंगल ही उस रस्सी को खींच दे रहा है, तो सिंगल खींचने वाला बंदा जो है उस रस्सी का रिजल्टेंट कहलाएगा। मीन्स कि आप 5 जो मिलके उसको खींच रहे थे उसके बराबर उसने सिंगल ही किया है काम, तो वो हमारा रिजल्टेंट का काम करेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? अगर किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो उन फोर्सेस के बराबर अगर हम एक सिंगल फोर्स लगा देते हैं तो वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है, ठीक है। अगर इसकी डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं कि इफ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग on a particle means on a point on a particle, then it is possible to find out a single force। बात किया था ना हमने सिंगल फोर्स की, सिंगल फोर्स which could replace them, ठीक है। देखिए हमने रिजल्टेंट फोर्स की भी बात कर ली और रिजिड बॉडी के बारे में भी बात कर लिया। अब हम बात करते हैं फोर्स के बारे में, यूनिट ऑफ फोर्स की। हमने अभी तक यूनिट ऑफ फोर्स की बात नहीं की है तो यूनिट की बात कर लेते हैं। फोर्स की काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है यूनिट के बारे में जानना। तो यूनिट की अगर हम बात करते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, देखिए हमारा फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए, ठीक है। तो मास की हमारी यूनिट क्या होती है? kg। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मींस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर एक्सेलरेशन बराबर अगर हम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम लेते हैं तो हमारा वेलोसिटी की क्या होती है यूनिट? मीटर पर सेकेंड, और टाइम की क्या होगी? सेकेंड। तो एक्सेलरेशन की यूनिट हमारी क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम यहां पुट कर लेते हैं, तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एफ की यूनिट हमारी क्या आ जाएगी यहां से? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी पहली यूनिट होती है। और दूसरी यूनिट हमारी क्या होती है? ये हमारी एमकेएस में होती है, इसे हम एमकेएस पद्धति में यूनिट मानते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम सीजीएस में बात करते हैं तो केजी को हम ग्राम में चेंज करेंगे, मींस इसे हम डाइन बोलते हैं। डाइन क्या होता है? देखिए 1 न्यूटन की हमारी ये एमकेएस पद्धति में हो गई, एक हमारा डाइन सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा? केजी को हम चेंज करेंगे तो 1 ग्राम हो जाएगा हमारा,
और मीटर को अगर चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा, और सेकंड तो सेकंड ही होता है तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यूनिट जो हमारी होती है ये हमारी सीजीएस पद्धति की होती है। ठीक है, अब इन दोनों में रिलेशन देखते हैं कि इसमें और इसमें रिलेशन क्या है। देखिए, अगर हम 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए 1 kg को हम अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा हमारा, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। सेकंड तो वैसे ही सेकंड में ही रहेगा हमारा, तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ही तो हमारा डाइन है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 न्यूटन इक्वल 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 न्यूटन इक्वल 10 टू द पावर 5 डाइन। इसे हम न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन मीन्स एन, इसे हम डाइन बोलते हैं, डाइन। ठीक है, तो 1 न्यूटन इक्वल 10 टू द पावर 5 डाइन, इसमें रिलेशन हमें मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। देखिए इस प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहता है ये प्रिंसिपल, अगर कोई रिजिड बॉडी है उस पर कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जो होगी, अगर उस पॉइंट पे हम कहीं से भी लाइन ऑफ एक्शन से अगर हम उस फोर्स को लगाते हैं, उस लाइन ऑफ एक्शन वाले जो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके पॉइंट किसी भी पॉइंट से अगर हम उस फोर्स के लगाते हैं तो वैसा ही इफेक्ट हमें मिलता है। मीन्स क्या कह रहा है कि देखिए अगर ये हमारी कोई बॉडी है, इस बॉडी पे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई फोर्स लगाया, पी फोर्स हमने लगाया, यहाँ पे इस ए पॉइंट पे हमने कोई पी फोर्स लगाया। अगर इसकी लाइन ऑफ एक्शन को हम आगे की तरफ ले जाते हैं और इस फोर्स का इफेक्ट अगर हम इस पॉइंट पे भी देखते हैं, अब ये फोर्स देखिए हमने यहाँ लगाया था इस पॉइंट पे, बट इसी लाइन ऑफ एक्शन में ही अगर हम इस फोर्स को यहाँ से लगा के ऐसे खींचते हैं तो जो इफेक्ट मिल रहा था ना वो सेम इफेक्ट मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर सिंपल वे में अगर हम किसी और अदर लैंग्वेज में समझें तो मान लीजिए कि ये हमारी कोई एक ट्रेन है, ट्रेन का एक डब्बा है। ठीक है, इस ट्रेन के डब्बे में अगर हम कोई एक फोर्स लगा रहे हैं पी फोर्स, मान लीजिए ये कोई हमारा एक पी फोर्स है। अगर इसकी पॉइंट को देख लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक अदर पॉइंट यहाँ है। ठीक है, मान लीजिए ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है। अगर इसी बॉडी को अगर हम इस फोर्स को अगर हम पॉइंट ए पे लगाते हैं, मींस कि पॉइंट ए पे अगर हम इसी फोर्स को लगा रहे हैं, मान लीजिए ये हमारी कोई पॉइंट ए है, 1 है, 1 पे अगर हम लगाते हैं इस फोर्स को, 1 से लगाते हैं और 2 से फिर लगाते हैं, मींस 1 से ना लगा के अब इस बार 2 पे लगाते हैं इसी फोर्स को, और अदर तीसरे वाले में 3 पे लगाते हैं। 1 2 इसी पॉइंट को अगर हम P को फोर्स को अगर हम 3 से लगाते हैं तो क्या है कि 1 में जो इफेक्ट मिल रहा था, 2 में जो इफेक्ट मिल रहा था, 3 में जो इफेक्ट मिल रहा था सेम है। देखिए क्यों सेम है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इन तीनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम है। मींस लाइन ऑफ एक्शन सेम होनी चाहिए। जो P फोर्स हमने लगाया है इस बॉडी पे, इस बॉडी की लाइन, इस फोर्स की अगर हम लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाएं या पीछे बढ़ाएं तो इस लाइन ऑफ एक्शन पे जो फोर्स भी हमारा ये इस P के लग रहा है ना, ये इफेक्ट सेम होगा, चाहे हम इस फोर्स को यहां से लगाएं या फिर यहां लगाएं या फिर यहां लगाएं। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यही कहता है कि किसी बॉडी पे हमने कोई P फोर्स लगाया, अगर उस लाइन ऑफ एक्शन फोर्स लगता है जो उसकी लाइन ऑफ एक्शन को हमने आगे की तरफ बढ़ा दिया कहीं भी, तो उसका जो इफेक्ट होगा ना, तो इस लाइन ऑफ एक्शन पे किसी भी पॉइंट पे उसका जो इफेक्ट होगा ना सेम होगा। ठीक है, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।